मैथमेटिक्स को अगर जानने से पहले जान लेंगे कि इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है चीज़ों में। थोड़ा सा इंटरेस्ट आने के बाद में देन मे बी हो सकता है आइडिया बेटर तरीके से काम करे समझाने के लिए। ठीक है, चलो फिर से ट्राई करते हैं एक बार। आज टारगेट क्या है? सेमीकंडक्टर को जानना। हमारा टारगेट है सेमीकंडक्टर को जानना कि सेमीकंडक्टर क्या है एक्चुअल में। ठीक, अब पहली चीज हमने क्या देखी थी सेमीकंडक्टर में? कंडक्टिविटी। उसकी कंडक्टिविटी क्या है? प्रेडिक्टेबल में पोजीशन। ठीक, उसके बाद में अब क्या है कि हम इसका क्या देख रहे हैं? माइक्रो बिहेवियर। माइक्रो बिहेवियर मीन्स कि ये किस तरह से बिहेव करता है विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को हमें समझना होगा। ठीक, अब उसके अंदर और क्या है? इसके अंदर चार्ज कैरियर क्या है, इस बात को जानना है। ठीक, ये जो चार्ज कैरियर है, इन चार्ज कैरियर का नेचर क्या है? मतलब इट इज अ पॉजिटिव और इट इज अ नेगेटिव, या इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ समवन। ठीक, व्हाट वाज द मास ऑफ द चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, हाउ कैन मोबिलाइज, किस तरह मोबिलाइज कर रहे हैं। ठीक, ये सब हमें जानने की कोशिश करनी है इन अ सेमीकंडक्टर केस। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे थे कल? कल हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि फर्स्ट वन, इस सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह के चार्ज कैरियर मिलते हैं। पहले का नाम है होल और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रॉन। दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं। दोनों का ही मास, अगर मैं मास की बात करूं तो दोनों का ही मास रिप्रेजेंट किया जाता है एम स्टार से। उस मास को कहा जाता है अफेक्टिव मास। अफेक्टिव मास क्यों? क्योंकि एक जो पार्टिकल है आपका होल, ये आपका बनता है किस तरह से? डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड सेकंड वन जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज अ हाई स्पीड ट्रेवलिंग, तो रिलेटिविटी शुड बी वर्क, तो मास शुड बी चेंज, तो दैट्स द अफेक्टिव मास कॉन्सेप्ट। बेसिकली अफेक्टिव मास को सिंप्लीफाई करके लिख दिया गया 1.2 एंड अ मास ऑफ द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये तो बात होगी इसके मास की। नाउ अब हम बात करते हैं कि एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल हम बात करते हैं इसमें एनर्जी की। व्हाट इज द एनर्जी? कि एनर्जी क्या होगी किसकी? चार्ज कैरियर्स की, दोनों के दोनों चार्ज कैरियर की, इलेक्ट्रॉन की या होल की। अब एनर्जी को जानने के लिए जरूरी क्या है? हमें क्वांटम मैकेनिक्स को समझना। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता था? एनर्जी लेवल होते थे, और जो एनर्जी लेवल होते थे उस एनर्जी लेवल में जो पार्टिकल मेरे रहते थे उन्हें हम उन्हीं की एनर्जी से दे दिया करते थे। ठीक, तो ये हो गया मेरा बेसिक आइडिया। अगर क्लियर है भाई? हाँ सौरभ, ठीक है। सौरभ, हेलो सौरभ, वेयर आर यू? हेलो पायल, अच्छा हाँ ठीक है भाई, जो मैंने बताया अभी ना, पक्का है ना? देख लिया, अगर गड़बड़ हो रही हो फिर से एक बार कोशिश कर सकते हैं हम। ठीक पायल, ठीक है बेटा, ठीक। देखो, है ना, मैंने क्या बताया? देखो, सेमीकंडक्टर को जानना। सेमीकंडक्टर में क्या क्या जानना है कि उसकी कंडक्टिविटी क्या थी, है ना। बेसिकली कुछ लोग बहुत सारी चीजें चेक करते हैं बट हमारा मतलब सिर्फ कंडक्टिविटी से है। दूसरा क्या है? प्रेडिक्टेबल पोजीशन क्या थी इसकी। तीसरे नंबर में क्या है कि जब हम कहाँ रखेंगे उसे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उसकी मोबिलिटी मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे। एंड देन चार्ज कैरियर इज देयर। अब चार्ज कैरियर का क्या करना है? हमें नेचर जाननी है कि उनके नेचर क्या है, मास कितना है और वो किस तरह कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा सेमीकंडक्टर में? सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर दो तरह के, नंबर एक है होल और दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉन। होल्स का क्या होगा? देयर इज अफेक्टिव मास, मास रिप्रेजेंट होगा बेसिकली, एंड एनर्जी या क्वांटम मैकेनिकली डिक्लेयर्ड। ठीक, यहाँ तक चलो। तो मास, अफेक्टिव मास, एनर्जी की मैं बात कर रहा था कि जो पार्टिकल हैं उनके पास कैसे एनर्जी होगी और वो किस लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। सही,
होप सो। चलो, है ना, ठीक है। अब इस हमें फिर से ब्लैंक स्लाइड चाहिए कि समझने के लिए चीज़ों को। तो मैंने क्या देखा अब तक कि सेमीकंडक्टर के अंदर, और सेमीकंडक्टर क्या, किसी भी मटेरियल में, किसी भी मेटल के अंदर जो चार्ज कैरियर हैं या बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहते हैं, लेवल्स में। ठीक, और लेवल क्या होते हैं, रीडिजाइन होते हैं बाय क्वांटम मैकेनिक्स। लेवल क्या होते हैं, रीडिजाइन होते हैं बाय क्वांटम मैकेनिक्स लेवल्स को। अब रीडिजाइनिंग कैसे होती थी, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक आपका क्या बनेगा, बैलेंस कंडक्शन बैंड बनेगा, और दूसरा आपका बैलेंस बैंड बनेगा। ठीक है, ये रीडिजाइनिंग ऑफ द एनर्जी लेवल होगी। इसके अंदर कौन रहेगा, चार्ज कैरियर रहेंगे। जो इनकी एनर्जी होगी वही चार्ज कैरियर्स की एनर्जी होगी। ठीक, अब इस बात को समझने के लिए मैंने क्या किया, चार्ज कैरियर का एनर्जी लेवल क्या होगा, उसके लिए मैंने फर्मी डिराक स्टैटिक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की, एंड इट इज कॉल्ड फर्मी डिराक फंक्शन। ठीक, दैट इज कॉल्ड फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहाँ लगाया गया, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। अब यहाँ पे एक टर्म है फर्मी एनर्जी, पहले कल भी डिफाइन की थी और मैं फिर से आज डिफाइन कर रहा हूँ। आज थोड़ी सी परिभाषा में अंतर है कल वाली से। अब अंतर क्या होगा उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कहानी शुरू होगी 0 डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री केल्विन पर। अब जैसा कि मुझे पता है 0 डिग्री केल्विन पर क्या होता है, अगर मैं थर्मोडायनेमिकली जीरोथ लॉ को भी देखूं, जीरोथ लॉ ले लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ले लीजिए, कोई सा भी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, each system या each particle have zero energy, even there are the potential or there are the kinetic or there are the mechanical or there are the heat, any energy, each energy have should be a zero। but अब प्रॉब्लम क्या है, इस बात को समझें, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर समझ में आ जाए आपके। अब समझने की चीज क्या है, 0 डिग्री केल्विन पे क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास में जीरो एनर्जी होनी चाहिए, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक, हर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, 0 डिग्री केल्विन पर। कहाँ पर, 0 डिग्री केल्विन के ऊपर, वो कहाँ रहेगा, जीरो एनर्जी लेवल में, रेगुलर। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में रह रहे हैं, है ना, तो ये पाउली प्रिंसिपल को पसंद नहीं आता। इट इज नॉट बी होल्ड बाय पाउली प्रिंसिपल। अब पाउली प्रिंसिपल से दिक्कत है, तो क्या होगा, पाउली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग एनर्जी लेवल्स में रहना होगा। तो जब ये अलग अलग एनर्जी लेवल में रहेंगे तो हमारे पास पहला अगर जीरो है तो उसके ऊपर वाला भी कोई ना कोई एनर्जी लेवल जरूर होगा, उसके ऊपर भी कोई ना कोई 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 होगा। इट इज अ नेबर ऑफ द जीरो, देयर इज नो डाउट, इट इज अ नेबर ऑफ जीरो। ठीक, जैसे होता है ना आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो इट इज अ नेबर ऑफ द जीरो, देयर इज नो डाउट, बट इट इज नॉट बी अ सेम एनर्जी लेवल, इट वाज हैज अ सम एनर्जी, ये जरूर कोई ना कोई एनर्जी रखेगा। और खासकर जब 10⁻³ रेंज के पार्टिकल हो, यानी इतने ही आपके क्या बनेंगे, एनर्जी लेवल्स बनेंगे। ठीक, तो जब इतने ही एनर्जी लेवल्स बनेंगे तो जो लास्ट टॉप मोस्ट फील्ड स्टेट होगी, लास्ट टॉप मोस्ट यानी सबसे ऊपर जो स्टेट होगी जिसमें कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, कहाँ पर, 0 डिग्री केल्विन पर, उस एनर्जी लेवल को कहेंगे फर्मी एनर्जी। ठीक, अब जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन से ऊपर जाएगा तो कुछ पार्टिकल नीचे से उठ के या इवन यहाँ से उठ के ऊपर चले आएंगे फर्मी एनर्जी से ऊपर। तो जो ये फर्मी एनर्जी से ऊपर आते हैं पार्टिकल, ये करते हैं कंडक्शन, ये इंडिपेंडेंट रहते हैं। ये फर्मी एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, आई होप कल से बेटर समझ में आएगा थोड़ा सा। तो ये फर्मी एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट्स कॉल्ड फर्मी एनर्जी। अब
फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या कहता है? अब ये क्या चीज है? अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है? इट्स अ फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है हाउ मच या हाउ मेनी, ठीक, हाउ मच या हाउ मेनी, और इवन हु पार्टिकल गोइंग अपर लेवल ऑफ द फर्मी एनर्जी। ऐसा तो नहीं है कि 0 डिग्री केल्विन से जैसे ही टेम्परेचर ऊपर बढ़ा सारे पार्टिकल निकल निकल के फर्मी एनर्जी से ऊपर आ जाएंगे कूद कूद के, ये तो नहीं होगा। ठीक, तो वो ये कहना चाहता है कि कौन कौन पार्टिकल या किस तरह से पार्टिकल फर्मी एनर्जी से ऊपर आएंगे। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर समझने के लिए कि कौन कौन पार्टिकल या कौन कौन से पार्टिकल फर्मी एनर्जी से कूद के ऊपर आएंगे, दैट्स आई एम टॉकिंग। ठीक, अब कौन कौन से पार्टिकल ऊपर आएंगे ये समझने के लिए मुझे क्या करना होगा? फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन को समझना होगा। ठीक, नाउ देयर इज इट्स अ फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ध्यान से, ये वाली चीज कब थी? जब टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन था। टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन, तो टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन के ऊपर ये क्या है? एक स्टेप फंक्शन है। मैथमेटिक्स आप सभी ने पढ़ा है, अगर इसको देखेंगे आप ध्यान से तो व्हाट इट इज अ स्टेप फंक्शन। ये एक स्टेप फंक्शन है ना। अगर इसको डिफाइन करूँ मैं t बराबर 0 पे, तो बेसिकली इट इज डिफाइंड लाइक दैट it is a 1 or it is a 0 and E is equals EF, it is 1, and E or otherwise it is a 0. It is a sorry, it is looking like that. E is less than EF, that is 1, or E is a greater than EF, it is there, and it is equal to EF, it is 1. ठीक, तो ये एक स्टेप फंक्शन है कहाँ पर? एट अ t बराबर 0 डिग्री केल्विन पर। तो t बराबर 0 डिग्री केल्विन पर एक स्टेप फंक्शन है। तो जब ये एक स्टेप फंक्शन है तो इसका बिहेव भी स्टेप फंक्शन की जैसे होगा। तो बेसिकली क्या कहा जाएगा? या तो पार्टिकल यहाँ पे मिलेगा या फिर सारे के सारे 0 के आसपास मिलेंगे। ठीक है, मतलब पार्टिकल या तो 0 पे मिलेगा डायरेक्ट या फिर वो EF पे मिलेगा, बीच में कोई चक्कर नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या बदला? अब यहाँ पे क्या बदलता है कि अगर मेरा टेम्परेचर थोड़ा सा भी राइज होता है यानी T1 एंड T1 इज ग्रेटर देन 0, और T1 जब 0 से बड़ा है तो मेरा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी में कुछ चेंज आएगा थोड़ा सा। तो देन व्हाट इज द चेंज? अगर मैं इस कर्व को देखूं तो जो मेरी EF वाली पीक है यानी पार्टिकल सम एनर्जी एसोसिएट रखता है, यानी वो स्टेप फंक्शन की तरह बिहेव नहीं कर रहा, दैट हैव सम कर्वेचर नेचर, उसके पास में कुछ कर्वेचर नेचर है। तो कर्वेचर नेचर से क्या मतलब हुआ? जितने भी पार्टिकल ये वाली प्रोबेबिलिटी रखेंगे, ये वाली, वो तो रहेंगे कंडक्शन बैंड में, और जो ये वाली प्रोबेबिलिटी रखेंगे वो रहेंगे बैलेंस बैंड में। ठीक, ऐसे ही अगले स्टेप पे हुआ जब मैंने क्या किया? टेम्परेचर को और राइज किया थोड़ा सा T2, यानी बेसिकली इट इज अ T2 इज अ ग्रेटर देन 0 एंड इट इज आल्सो भी ग्रेटर देन T1। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी और थोड़ी सी इंक्रीज हो गई पार्टिकल्स के मतलब रैंडमाइजेशन होने की। ठीक, तो बेसिकली सिंपली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है सिर्फ कि किस किस पार्टिकल को, मतलब इट इज नॉट बी अ हॉरेबल आइटम, बस यहाँ पे समझने की बात वही है कि कौन कौन से पार्टिकल या कौन सा इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में जाएगा बैलेंस बैंड से उठ के, ये बात तय करेगा फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा जैसा फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन का बिहेवियर होगा उस पार्टिकल सिस्टम के लिए, वैसे ही वो काम करेगा। ठीक, आई होप यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ दैट थिंग्स। ठीक है, और यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एट अ 0 डिग्री केल्विन every available energy state up to EF filled with the electron and all states about EF are empty। ठीक, ये बात मैंने क्लियर बता दी पहले ही आपको। At temperature higher than 0 degree Kelvin, some probability EF should be exit and the Fermi level filled by the electron, and there are a corresponding probability like that कि जिसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होगी वो फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन होगा। एंड सम स्टेट आर बिलो देन EF आर एम्प्टी, यानी EF के नीचे अब क्या होगा? कुछ स्टेट्स क्या हो जाएंगी? खाली हो जाएंगी, क्योंकि नीचे से तो पार्टिकल ऊपर जाएगा। ठीक,
Then the Fermi function are the symmetrically about EF all temperature and a probability are exact. ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो सभी प्रोबेबिलिटी लाई करेंगी. एंड state E delta E and EF is filled by that, and then in state below than EF it is filled by that number. That was the probability number basically. ठीक. Now symmetry and the distribution of the entity and the filled state EF making the Fermi level of the natural reference point to calculation of the electron and hole concentration in a semiconductor. बात समझ में आई है ना? देखो यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, और मतलब पहले मैंने बता चुका हूँ, मैं लाइन वाइज क्लियर कर रहा हूँ इस चीज़ को कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इट इज, ये क्या करेगा, फर्मी लेवल इज अ नेचर रेफरेंस पॉइंट. ठीक, फर्मी लेवल क्या है, इज अ नेचर टू रेफरेंस पॉइंट, इट इज अ रेफरेंस पॉइंट. ठीक, नेचर ऑफ द रेफरेंस पॉइंट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इन अ सेमीकंडक्टर बेसिकली. ठीक है, इन अप्लाई फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, apply Fermi Dirac distribution to the semiconductor, we must be recall EF is a probability to occurring या occupy of available state E. There is not available the states E, and that is a band gap in a semiconductor, and there is no probability to find a electron there. ठीक, ये दो मतलब देखा जाए एक तरह से, फर्स्ट वन इज देयर, वैसे तो पूरा ही चीजें बहुत जरूरी है समझने के लिए. फर्स्ट वन इज देयर, व्हाट वाज द नेचुरल और रेफरेंस पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन, एंड सेकंड वन देयर इज नो स्टेट अवेलेबल. अगर कोई भी स्टेट यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो एरिया कौन सा होगा, वो बैंड गैप का एरिया होगा. ठीक है, वो बात यहाँ बताने की कोशिश की है. नाउ आगे चलते हैं. रिलेशन बिटवीन बैंड स्ट्रक्चर एंड द सेमीकंडक्टर, क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी एंड देन बैंड गैप, बैंड स्ट्रक्चर. चलो कोशिश करते हैं. वैसे डायग्राम एक बुक है, दैट्स नेम बीजी स्ट्रीटमैन. चलिए देखो, ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ अभी वही है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था. ये रहा है ना, बस इस बार पहले ऐसे बना हुआ था, पहले ऐसे करके बना हुआ था, अब के ऐसे करके बना दिया मैंने. एनर्जी ऊपर चलेगी, पहले एनर्जी इधर थी और फंक्शन इधर था, अब क्या एनर्जी ऊपर चलेगी, फंक्शन नीचे आ गया. ठीक, चलो ये रहा किसी मटेरियल का बैंड गैप, और ये रहा कंडक्शन बैंड उसका. ठीक है, तो क्या होगा, एट बिटवीन वेयर इट इज EF, जहां पर EF होगा. ठीक, ये बिल्कुल कहाँ लाई करेगा, बिटवीन इन अ बोथ, कि EF से भी उतनी ही डिस्टेंस पे होगा और EY से भी उतनी ही डिस्टेंस. जैसे अगर मैं कहता हूँ, क्लियर. ठीक, चलो अब ये क्या है, सेकंड वन. व्हाट इज सेकंड इज देयर कि यहाँ क्या होगा, मेटेरियल कौन सा हो गया, एन टाइप हो गया. अब एन टाइप मेटेरियल के साथ समस्या क्या आएगी, एन टाइप मेटेरियल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है. यानी किसी चीज का नंबर बढ़ गया, जब नंबर इलेक्ट्रॉन का बढ़ गया तो फर्मी लेवल के साथ क्या होगा, फर्मी लेवल अपने आप ही क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा. क्योंकि फर्मी लेवल क्या था आपका, अगर मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया बड़े अच्छे से कि फर्मी लेवल क्या था, इट इज टॉप मोस्ट filled level, topmost filled level via electron. ठीक, it is a topmost filled level via electron at 0 डिग्री केल्विन. ठीक, यानी ये सब स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है यहाँ तक, एंड ये जो सबसे ऊपर वाला स्टेट है, दैट्स कॉल्ड EF. तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए सिस्टम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए अगर, तो फर्मी लेवल क्या होगा, ये पहले से ऊपर चला जाएगा, और क्योंकि हमें और ज्यादा एनर्जी लेवल चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए, थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा. तो सिंपल है बिल्कुल. तो यहाँ क्या होगा, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसमें क्या होगा, EF बढ़ जाएगा, तो EF बढ़ जाएगा तो इट इज नियर अबाउट द कंडक्शन बैंड. ठीक, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, याद करने की जरूरत नहीं है. कुछ बच्चे इसे रटते हैं कई बार कि फर्मी मतलब एन टाइप है तो फर्मी लेवल ऊपर चला गया, फर्मी लेवल ऊपर चला गया, एन टाइप में ऊपर. ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइज कर गए तो दैट इज फर्मी लेवल इज गोइंग टू हायर. एंड द सेम मैनर व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट वाज अ डिक्रीज इन द सिस्टम,
अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, ठीक। अगर ये कम हो जाते हैं तो क्या होगा, फर्मी लेवल नीचे आ जाएगा, ठीक है। बड़ी आसान सी बात है। तो पी टाइप में फर्मी लेवल कहाँ होगा, वैलेंस बैंड के पास, और एन टाइप में फर्मी लेवल कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड के पास, ठीक। नाउ इट इंटेंसिव सेमीकंडक्टर, नीचे वही चीज लिखी हुई है जो मैंने ऊपर बताई है कि इंटेंसिव सेमीकंडक्टर लाइन या बिटवीन देयर एंड मिडिल ऑफ द बैंड गैप। एन टाइप में वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और पी टाइप में थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक। नाउ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रॉन होल की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो वही चीज चल रही है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा मेन टास्क क्या है कि इलेक्ट्रॉन की और होल के नंबर कितने हैं किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर, दैट इज द नंबर। तभी तो मुझे पता चलेगा कितने पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, और वो कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात अभी हम आगे जानेंगे एक एक करके। नाउ अब दोनों के नंबर कैसे निकाले जाएंगे, नंबर निकालने के लिए बड़ा आसान सा फॉर्मूला दिया, इट इज अ नंबर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, ठीक, लिमिट इंफिनिटी इज देयर एंड conduction band is there, and what it is, it is your Fermi distribution function, and NDE, ND is the density of the state, density of state, ठीक, it is the density of the state, सिंपल है। यानी पहले पर देखिए जनरली यही चीज यूज होती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ये डेंसिटी हो गई, क्लियर है, बस बड़ी आसान सी चीज है। ये डेंसिटी मतलब ये डेंसिटी हो गई और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ही मिलेंगे हमेशा, ये तो क्लियर सी चीज है, ठीक। तो Ne is the density of the state, and then it is on the similar manner, in a similar manner P naught is also we calculate, it is similar like that। EC की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे EB हो जाएगा, and it is a minus infinity there, and a Fermi distribution is function there, and the number density of the form, ठीक। दोनों चीज इस तरह से ही आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है ना, ठीक। वही चीज फिर से रिपीट हो रही है जो कुछ देर पहले थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है नई चीज। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, इट इज अ इंट्रिंसिक मटेरियल, इट इज अ इंट्रिंसिक मटेरियल, यानी इसके अंदर किसी तरह की डोपिंग नहीं कराई गई है, तो देयर इज सी एंड ई एंड व्हाट इट इज, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब एनर्जी का, ठीक। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो जो फर्मी लेवल होगा वो सभी में कहाँ होगा, बीच में होगा, ठीक। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट बेसिकली, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन्स का हो गया, ये होल्स का हो गया, दोनों सेम। अब एन टाइप मटेरियल में क्या होगा, इधर डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी कंडक्शन बैंड में। नाउ अब वैलेंस बैंड में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात, ये बेसिक सी चीज है, कोई ज्यादा मतलब इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ समझ में आ रहा है भी कुछ, सौरभ गायब हो गया, आ रहा है समझ में कुछ ना, पक्का देख लें, अगर ना आ रहा हो तो बता दे कुछ, जब ना आएगा जब बता देगा पक्का। वैसे ऐसा होता था ना भाई, ऐसा कम ही हो रहा है। चलो पायल, हाँ बेटा आया कुछ समझ में, ना आ रहा अब आ रहा है, चलो होप सो, अच्छी बात है ना। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ समझ में आए ये चीज़ें, वैसे इतनी आसानी से मतलब एडजस्ट करना इन्हें टिपिकल तो है ही, लेकिन ये कि ठीक है, कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं भी। चौदह
बदल गई, चलो ठीक। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या निकाला गया, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन। देखो ज़्यादा ज़्यादा ऊपर का चीज़ मत समझना चाहे तो, मेरे लिए काम की चीज़ बस ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज NC। NC क्या है आगे बताऊंगा क्या है, बट देयर इज अ कांस्टेंट नंबर। वैसे तो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ द स्टेट कहते हैं, ये रहा, ठीक है, ये बड़ी काम की चीज़ है, अभी आगे भी काम आएगी। NC हो गया, एंड देन EF EC माइनस EF अपॉन E की पावर KT। यहाँ मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ मैंने निकाले नंबर ऑफ स्टेट। जब आप फिजिक्स में MSc करेंगे ना, तभी आपको पहले ही चैप्टर में ये निकालने के लिए मिलेगा, कैलकुलेट करने के लिए। अभी आपका मतलब टाइम अच्छा है कि नहीं कैलकुलेट किया जा रहा है, बस खाली डायरेक्ट ये कर दिया गया है कि ये रहा आपका N0 बराबर EC इन्फिनिटी NE FE एंड DE, ठीक है। उसके बाद में F उठा के ये रख दिया गया, यानी इट इज इक्वल लाइक दैट, और उसके बाद में NE डेंसिटी ऑफ द स्टेट ये ले लिया गया, और आपका काम हो गया बड़े आराम से, ठीक है। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट बी नेसेसरी कि आप करें, ठीक। बट वहां पे आपको ये इंटीग्रेशन करना होगा हर हाल में, पूरा का पूरा। चलिए, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ स्टेट लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेट बेसिकली यही हो गया, एक ही बात है दोनों की, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए कहाँ पे, सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक। एंड ये हो गए आपके नंबर ऑफ होल, ठीक। यानी मैंने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, नंबर ऑफ होल्स निकाल लिया, मुझे क्या पता चलेगा, इससे एग्जैक्टली करंट के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। चलो, एंड सेम थिंग इज देयर वन मोर टाइम, ठीक। इन सब फॉर्मूलों को याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही लिखने पड़ेंगे आपको, होप सो, ठीक। और जो बात क्लियर नहीं हो रही कि ये टर्म क्लियर नहीं है या ये क्या चीज है, तो देन वी विल ट्राई टू डू इट लाइक, ठीक। चलो, अब सबसे नीचे देखो, ये अफेक्टिव नंबर्स हैं दोनों, है ना, बहुत आसान सा है, वैसे ज़्यादा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये इफेक्टिव नंबर है, ठीक। अगर मैं NI और PI दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलता है N स्क्वायर स्टार। ये जो N स्क्वायर स्टार है, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ठीक। ये रहा, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक। और ये एक नंबर है जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एग्जाम में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी से मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा, इवन गेट के पेपर तक भी आपको इससे आसानी से न्यूमेरिकल मिल जाता है, ठीक। अब ये नंबर क्या है और ये चीज क्या है, देखो N0 क्या है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, P0 क्या है, होल का कंसंट्रेशन। N0 इज द कांस्टेंट ऑफ द कंसंट्रेशन इज अ बोथ नंबर, ठीक है ना। बेसिकली आई एम कॉल्ड इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल के कंसंट्रेशन के बराबर होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर किसी भी तरह की डोपिंग नहीं की गई है, और यही फॉर्मूला मेरा काम करता है किसमें, जिसमें डोपिंग की गई है। तो अगर मुझे होल का कंसंट्रेशन पता है, ठीक, अगर मुझे क्या पता है, होल का कंसंट्रेशन पता है, तो मुझे क्या है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन में क्या कर सकता हूँ, डिटरमाइन कर सकता हूँ, ठीक। एंड द सिमिलर मैनर कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का पता है तो मैं होल का कंसंट्रेशन भी डिटरमाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और इस फॉर्मूले को कहा जाता है मास एक्शन फॉर्मूला। ये एक सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मतलब सेमी एम्पेरिकल भी समझते हैं, यानी कहीं से डिजाइन या रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक। मतलब इसका कोई प्रॉपर डेरिवेटिव नहीं है, तो दैट्स कॉल्ड सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला, बट दैट वाज सो इफेक्टिव। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको डेंसिटी देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स की, ठीक है। आई होप आज के लिए काफी है भैया, हेलो, आज के लिए काफी है ना, पक्का, ठीक है ना। किसी कोई सवाल, किसी का कोई सवाल है, नहीं, इतना अच्छा पढ़ रहा हूँ मैं, सब समझ में आ गया,
ठीक है, वीडियो को फिर से देखना, कल कोशिश करेंगे सवाल फिर से इसमें से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेमीकंडक्टर का। अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे डिवाइस वाइस पढ़ाने का उसका कोई मतलब नहीं है। वरना क्या होता है बताओ बच्चों के साथ में, कुछ एक यहाँ पर स्टूडेंट है आशीष बैठा हुआ है हमारा, मेरा ही वैसे भांजा भतीजा है वो, है ना। अब है तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, ठीक। अब होता क्या है इनके साथ में कि ये लोग मतलब डायरेक्ट डिवाइस पढ़ लेते हैं, डायोड पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, लेकिन नेचर ऑफ द करंट और नेचर ऑफ द डिवाइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। कहाँ क्या लगेगा, कहाँ क्यों लगेगा, या किस तरह करंट इक्वेशन बनेगी, किरचॉफ लॉ कैसे लगाएं, वो सब दूर तक क्लियर नहीं होता कभी, ठीक। या बीजेटी का बिहेवियर क्या होगा, इवन लोग याद करते हैं मॉसफेट का बिहेवियर कैसा है, बीजेटी का बिहेवियर कैसा है, इन सबको याद करते हैं। तो अगर ये चीजें समझ में आ गई एक बार कि कैरियर कंसंट्रेशन का रोल क्या है, तो आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है भाई। आशीष चला गया है ना? है। हाँ, समझ में आया कुछ ना आज? कोई सवाल? पक्का? ठीक है, फिर से देखना 2-3 वीडियोस को, कल और आज वाली, एक बार कोशिश कर कि कोई सवाल पैदा हो इसमें से। हाँ नहीं, ग्राफ से मतलब नहीं, फर्मी लेवल ही ऊपर चला जाएगा अपने आप में, ग्राफ तो वही रहेगा जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन है। जीरो पे मतलब किसके? हाँ तो मिडिल में रहेगा, मैं कब कह रहा हूँ मिडिल में नहीं रहेगा। हाँ हाँ सही बात है, बिल्कुल वो होगा ही। मिडिल में रहने से क्या मतलब है, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा, मिडिल में किसका मिडिल? हाँ मिडिल में एग्जैक्टली तब तक तो रहेगा जब तक डोपिंग नहीं कराई है, मिडिल में तब तक ही रहेगा। एक बार फिर से देखना चीजों को, सवाल अभी अटपटा है, मतलब पूरा सवाल नहीं है, मतलब सवाल ऐसा बता रहा है जैसा भी समझ में नहीं आई चीजें, ठीक है ना। तो कल फिर से बात करेंगे इसी पर सही से, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय बाय।